और लारावेल का प्रोजेक्ट अब मुझे याद नहीं था। लारावेल का प्रोजेक्ट मुझे याद नहीं था कि वो कौन सा है हमारा, लेकिन मेरे ख्याल में वो यही है। ठीक है, तो हम कुछ इस बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं। और आज जो है ना हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि हमारे पास जो है ना टाइम कम है, और अभी नोट जेएस बहुत बड़ी चीज है जो हमारे सामने पड़ी हुई है, जो कि हमने भी कवर अप करनी है। समझ रहे हैं ना दोस्तों? जी तो सर। कोशिश करनी है कि हम लोग मोंगो डीबी को, नोट जेएस, एक्सप्रेस जेएस को, जो कि अभी मर्न की तीन मेन चीजें हैं ना, वो 100% अच्छे तरीके से कवर अप करें। तो सबसे पहले मैं मोंगो डीबी की बात करता हूँ कि मोंगो डीबी है क्या। मोंगो डीबी दोस्तों है एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस से क्या मुराद है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस से मुराद है दोस्तों कि ऐसा डाटा जिसका कोई स्ट्रक्चर ही ना हो। अब मुझे बताइएगा, आप लोगों में से माई एसक्यूएल किस किसने पढ़ा है? जी सर, थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने सर। पढ़ा है। और हमारी क्लासेस में शिराज आपने जी पढ़ा है? सर। आसिफ जी ने भी? सर। सर मिस माई नेबुला? एसक्यूएल तो नहीं, एसक्यूएल सर्वर 2016 पे काम किया हुआ है। वो एक ही बात है ना, माई एसक्यूएल और एसक्यूएल ऑलमोस्ट सेम है। जी सर, थोड़ा ही थोड़ा फर्क है, बाकी पोस्टग्री ये सब तकरीबन एक जैसे ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, लेट्स सी। मैं जरा एक्स्ट्रा चीजें यहाँ से बंद कर दूं। सर एक रिक्वेस्ट है। जी जी, वो पूछिए ये, पूछिए। हाँ वो यही है कि मतलब जैसे हम थोड़ा बहुत तो मतलब नो हाउ है, लेकिन आप जो है ना वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेंगे ना, तो ये कि और जो मोंगोडीबी कंफ्यूजन का, होगी ना वो, हाँ जी जी सर। मोंगोडीबी का क्योंकि वो, अभी ना मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए ना अपने सिस्टम से मोंगोडीबी को अनइंस्टॉल किया है। अभी आप लोगों के सामने इंस्टॉल करूंगा। जी जी सर। तो इससे क्योंकि सर नीचे वो ईएक्सी लारावेल है। था ना लास्ट लेक्चर, उसका कोई हम्म। मतलब जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो ऊपर से सर गुजर गई, क्योंकि नहीं, हमारा वो ग्राउंड नहीं वजह था। सिर्फ यही है ना, क्योंकि आपका हाँ, बैकग्राउंड नहीं था। वो रीजन नहीं था मैंने आपको बिल्कुल साथ सर। साथ मैं आप लोगों को मेंशन करता जा रहा था कि जो हम्म। जेएस वाले हैं उनका इससे ताल्लुक नहीं है। नहीं है। ये साथ साथ तो ये मैसेज है कि करता जा सर रहा इसका तो हमें ग्राउंड चाहिए ना, तो मतलब ये बिल्कुल कि ऐसे ही। थोड़ा जैसे आपने रिएक्ट का बनाया ना हमारा पेज, हम्म। उसी तरीके नहीं से नहीं, इस तरह ही मतलब लेके सर चलेंगे नोट का इंशाल्लाह। ये और क्या है मोंगो ना, का भी सर। जी सर, इंशाल्लाह इसी थैंक तरह लेके चलेंगे। अच्छा, अब ना थोड़ा सा पहले मैं आपको ना डेटाबेस के बारे में बात बता देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले अगर मोंगो डीबी की बात की जाए ना, तो एक्चुअली मोंगो जो है इज अ नेम ऑफ डेटाबेस। लेकिन डीबी ऑफिशियली डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस दोस्तों एक ऑफिशियली अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है, डेटाबेस अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है। अब यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि भाई डेटाबेस तो फील्ड है, नो डाउट, लेकिन डेटाबेस को हम आम अल्फाज में, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं, तो मैं यहाँ से गूगल से इसकी डेफिनेशन पूछता हूँ, तो ये क्या कहता है? मैं पूछता हूँ जी, व्हाट इज डेटाबेस? तो कॉलम रो। database will be a database is a structured collection of data that is stored electronically। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकली से क्या मुराद है कि आपके सिस्टम के अंदर डाटा स्टोर हो रहा है। और स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा से क्या मुराद है कि आपका वो डाटा जो कि स्ट्रक्चरल कनेक्शन होता है स्ट्रक्चर के साथ। कि पहले नंबर पे 1 2, जैसे कि मिसाल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, आप देख रहे हैं ये फैसल खान पे 5 है, 4 पे असद मुख्तार है, 3 पे आईफोन एक्स है। अगर मैं यहाँ पे सैमसंग S24 और यहाँ पे दिस वन और यहाँ पे दिस वन ऐड करता हूँ, तो ये देखिए 5 के बाद 6 ही आया। ऐसे ही है। अगर मैं डेटाबेस में जाता हूँ, ठीक है, डेटाबेस का मैंने क्या नाम रखा था, रिएक्ट टेस्ट का। अब यहाँ से जरा गौर करिएगा, स्ट्रक्चर के लफ्ज को समझिएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके ये देखिए, ये मेरी माइस्क्यूएल की डेटाबेस है। ये देखने ये वही डाटा है ना जो स्टोर हुआ हुआ है। ठीक है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ एंड मैं यहाँ से दोबारा से इसको खत्म करता हूँ, तो यू कैन सी अब 6 वाला रिमूव हो गया, 5 वाला वापस आ गया। ऐसे ही है ना आसिम भाई, समझ रहे हैं आप? शिराज ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल। अब जी जी सर, अब मैं ऐसे ही है, दोबारा बिल्कुल ऐसे यहाँ पे शिराज अगर डालता हूँ और मैं यहाँ पे ये डाल के यहाँ पर ये डाल के ऐड करता हूँ, तो टेक्निकली यहाँ पे तो 6 आना चाहिए, 7 क्यों आ रहा है? प्राइमरी की और ये है। 9।
ये आंसर सर यूनिक तो है, सर वो यूनिक नहीं ऑटो सर। ऑटो अपडेट है, मतलब ऑटो ऑटो इंक्रीज जो है अपडेट, वो अब जनरेट। देखो ना, ऑटो ऑटो इंक्रीमेंट से तो हो रहा है ना इंक्रीज, लेकिन क्यों भाई? 5 के यूनिक है बाद ना तो सर। 6 आना चाहिए, यूनिक भी नहीं है। क्योंकि माई एसक्यू डेटाबेस जो है स्ट्रक्चर डाटा को फॉलो करती है, ठीक है, वो अपना स्ट्रक्चर नहीं हिलाएगी। 5 के बाद अगर 6 वाला आपने डिलीट भी कर दिया, उसने 7वां ही लेके आना है। 7वां डिलीट कर दिया, उसने 8वां लेके आना है। क्यों? क्योंकि ये एक आईडी मुख्तलिफ चीजों को हैंडल कर रही होती है। दैट्स वाई डेटाबेस की एक टाइप होती है, ठीक है, मतलब कि मैं यहाँ पर डेटाबेस की, अच्छा मैं यहाँ गाइडलाइंस के अंदर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ना साथ साथ मिलता है भी। मुझे याद, अच्छा आ गया, याद हो गया। ये कहाँ गया? क्लासेस 22 नहीं, 23, दिस वन मैं गाइडलाइंस के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। नहीं ये है, हाँ यही था गाइडलाइंस के अंदर। लेट्स सी, हमारा टॉपिक है डेटाबेस। डेटाबेस की डेफिनेशन जो हमने निकाली है वो क्या है? डेटाबेस की हमने जो डेफिनेशन निकाली है उसके मुताबिक अपने अपने ग्रुप्स में दोस्तों फिर से मैसेज कर दें यार, मुझे थोड़ी क्लास पढ़ाने का नहीं मजा आता। ओके, डेटाबेस is a structured collection of data that is stored in the electronically। अब अगर डेटाबेस की आगे बात की जाए तो डेटाबेस किस किस टाइप की होती है, ठीक है? रिलेशनल डेटाबेस होती है, ठीक है, नो एसक्यूएल डेटाबेस होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होती है, क्लाउड डेटाबेस होती है, और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होती है, ठीक है। ये मुख्तलिफ इसकी टाइप्स हैं, हमारा इन टाइप से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम आ जाते हैं सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेस की तरफ। ये जो आप लोग एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल की बात कर रहे हैं ना, जो इस वक्त हमने ये आपके सामने खुली हुई है, दैट इज माई एसक्यूएल। ये एक स्ट्रक्चर डेटाबेस है, ठीक है। दैट्स वाई इसको हम रिलेशनल डेटाबेस भी कहते हैं। मिसाल ले लीजिए, मिसाल ले लीजिए कि आपने लिंक्डइन का प्रोफाइल बना लिया, ठीक है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल फॉर डेटाबेस। आपने एक लिंक्डइन पर प्रोफाइल बना लिया, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ। अब लिंक्डइन का प्रोफाइल किस किस बंदे का है, जरा बताइएगा थोड़ा सा। तो ये सब पर्सन जिसका लिंक्डइन का प्रोफाइल हो, जरा माइक अनम्यूट करें। जी सर, बना के रखिए तो साहब। ठीक है जी। जी सर। अच्छा, आसिम का है लिंक्डइन का प्रोफाइल फॉर एग्जांपल। आसिम ने अपना नेम डाल दिया, ठीक है। अब आसिम का एक टेबल बना होगा जिसको हम बोलते हैं यूजर प्रोफाइल का टेबल, ऐसे ही आसिम। अब इस यूजर, मिसाल ले लीजिए, इस यूजर प्रोफाइल के टेबल के अंदर क्या होगा? इस यूजर प्रोफाइल के टेबल के अंदर आसिम की आईडी होगी, आसिम का नेम होगा, और क्या डालते हैं आप लोग? ईमेल होगा, व्हाट्सएप होगा, और क्या क्या डालते हैं दोस्तों? हम्म। जी सर, एजुकेशन, और एज है उसके सर, बाद अपनी क्या नहीं, डिटेल, अपनी इनकम। पर्सनल डिटेल के बारे में बताएं पहले। एज मांग लेते हैं सर। एज मांग लेता है, और सेक्स अपने भी से मतलब रिलेटेड मांगते हैं, डिटेल में। सेक्स इसके मांगते हैं शायद, अलावा, मेल फीमेल तो उसमें शायद। ठीक है जी, जेंडर ले लिया, हाँ इसके जी। अलावा जी सर, मोबाइल नंबर, ईमेल और नेम वगैरह। मोबाइल, ईमेल ले लिया, और नेम वगैरह ले लिया, ठीक है जी। व्हाट्सएप भी हमने कर लिया था वैसे। हाँ जी। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप वो आपसे आपकी एजुकेशन मांगेगा। मैंने एजुकेशन का पूछ लिया। अब एजुकेशन में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो आईडी मस्ट है, आएगी आएगी। आपका डिग्री नेम जी। आ गया, ठीक है। डिग्री नेम के बाद उसके बाद क्या हुआ आपका? डिग्री की डिस्क्रिप्शन आ गई, ऐसे ही है। जी और सर। क्या होता है? आपकी स्टार्टिंग डेट आ जाती है, फिर उसके बाद एंडिंग डेट आ जाती है, ऐसे ही है। हाँ। फिर उसके बाद यूजर प्रोफाइल आईडी आ जाती है। ये क्या करती है? ये मेरे इस यूजर को मेरे इस एजुकेशन के साथ रिलेट करती है कि भाई इस यूजर की एजुकेशन ये है। समझ आया दोस्तों? ठीक है सर। रिलेशन बन रहा है ना एक, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से आपके एक्सपीरियंस की बात करूं, तो एक्सपीरियंस में भी आईडी, उसके बाद कंपनी नेम, उसके बाद डेजिग्नेशन, उसके बाद
और क्या था? कंपनी नेम, डेजिग्नेशन, स्टार्टिंग, हम्म, स्टेटस, एंड डेट, और फिर क्या है? यूजर प्रोफाइल आईडी। ये क्या कर रही है? ये इसको दो तीनों टेबल को लिंक कर रही आपके, इस तीनों को नहीं, इसको इस यूजर से लिंक करेगी। तीनों के साथ, इसका एजुकेशन के साथ ताल्लुक नहीं है, है। एजुकेशन का भी यूजर पर किया, मतलब कि पेरेंट टेबल ये हो गया, चाइल्ड टेबल्स ये हो गए, ऐसे ही है ठीक। ना? जी जी। अब मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर ये लारावेल, अच्छा लारावेल की मैं फिर से थोड़ी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप लोगों ने परेशान या घबराना नहीं है, ठीक है? मैं जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ। मैं ना इसके अंदर से ये वैलिडेशन डिस्क्रिप्शन की हटा देता हूँ, ठीक है? ये वैलिडेशन हटा देता हूँ। और अच्छा, ये जो मैंने अभी एग्जांपल दी, दैट इज अ रिलेशनल एग्जांपल, ओके? अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, असद मुख्तार अहमद, डिस्क्रिप्शन में नहीं देता, ऐड कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, यहाँ से ये डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से व्यू में जाता हूँ, एंड व्यू में जाके ये रिक्वायर्ड वाला हटा देता हूँ, ठीक है? लेट्स सी, रिफ्रेश किया और उसके बाद ऐड किया, लो जी, असद मुख्तार अहमद आ गया, 23 भी आ गया। डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं आया फैसल भाई? सर क्योंकि हमने उसको मैंने रिक्वायर्ड दिया नहीं नहीं, था ना सर जी। एग्जैक्टली exactly. अब मैं जब इसको सबमिट करता हूँ तो ये देखें उसने डिस्क्रिप्शन को खाली दे दिया, ठीक है, नल हो गया सर। दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड। उसने अपना स्ट्रक्चर नहीं हिलाया, डिस्क्रिप्शन की जगह छोड़ दी। समझ आया? समझ आया आशु? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा? मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस कौन सी होती है? जो कि आईडीज के थ्रू एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो, ठीक है? ठीक सर। स्ट्रक्चर डेटाबेस कौन सी होगी? जो स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही हो। समझ आ रही है? ये जो एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल है ना दोस्तों, ये रिलेशनल भी है और स्ट्रक्चर्ड भी है। समझ आया? ठीक। क्लियर? समझ आया यहाँ तक? मैं भी सिर्फ एसक्यूएल को समझा रहा हूँ, मैं मोंगोडीबी की तरफ नहीं आया हूँ। समझ आया? मतलब कि ये रिलेशनल डेटाबेस जो है, ये रिलेशनल भी है, एसक्यूएल और माई एसक्यूएल जो है ये रिलेशनल भी है और स्ट्रक्चर्ड भी है। क्लाउड डेटाबेस भी बेसिकली इसी कैटेगरी में फॉल करती है, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को हम बाद में देखेंगे। सर ORDB भी तो इसमें नहीं करती है, इसमें ही फॉल करती है ना ORDB भी तो। ओआरडीबी कौन सी? ओरेकल? नहीं, ये सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है। अच्छा, ये और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अच्छा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलग चीज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस अलग चीज है। हाँ, इसमें ये नहीं फॉल डेटाबेस। करती है, नहीं नहीं इसमें नहीं फॉल करती। नहीं तो इसमें भी तो रिलेशन तो बनते हैं ना सर टेबल्स के। रिलेशन तो बनते हैं लेकिन अभी डाटा स्टोर करने की बात हो रही है ठीक। जी। अच्छा, अब ये जो रिलेशनल डेटाबेस है ना, ये रोज एंड कॉलम्स की बेस के ऊपर काम कर रही होती है। ये भी आप लोगों को तो आई होप सो पता ही होगा सबको। बिल्कुल सर। क्लियर है? बाकी के दो, समीर, मिस निम्रा क्लियर है? आसिम भाई क्लियर है? जी जी सर, क्लियर है। अच्छा, अब ना ये अगर बात करते हैं ना नो माइस्क्ल की, ठीक है? नो माइस्क्ल क्या होती है? ये अनस्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है? अनरिलेटेड होती है, मतलब कि अनरिलेशन होती है। इसमें स्ट्रक्चर भी कोई नहीं होता और इसमें रिलेशन भी कोई नहीं होता। मतलब कि अगर मैंने, और मजे की बात, एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, ये डाटा को ओओबी यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के तौर पे सेव करती है, ठीक है? मान लीजिए अभी मैंने मोंगोडीबी को इंस्टॉल नहीं किया है, और मतलब कि मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है, ठीक है? जिस वजह से थोड़ा सा, एक तो मैं चाह रहा था कि हम लेटेस्ट कर लें, और दूसरा मैं चाह रहा था कि आप लोगों को इंस्टॉल भी करके दिखाऊं, क्योंकि मोंगोडीबी को इंस्टॉल करना माइस्क्ल के बनस्बत थोड़ा सा मुश्किल है। अब जैसे कि मैंने एक बात की अभी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और प्राइस की, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन की इसने जगह खाली छोड़ दी। अगर इसकी जगह मोंगोडीबी होती तो डिस्क्रिप्शन की जगह खाली नहीं छोड़नी थी, ठीक है? स्टूडेंट्स मुझे 2 मिनट दीजिएगा। ओके सर।
अच्छा स्टूडेंट्स, एक हमारे पास जो है टीचर आया, ये थोड़ा सा आपको ट्रायल देंगे स्टूडेंट्स, तो जरा देख लीजिएगा और इनके बाद रिव्यू दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों? ओके सर। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम मिस महविश, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सर मैं ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी मिस, आप स्टार्ट कर लीजिएगा ये स्क्रीन शेयर करके, ठीक है या सर, जो भी आपका मैं है। अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ सर? जी जी, कर लीजिए कर लीजिए। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मिस महविश हैं, ये आपको ट्रायल क्लास देंगे। ठीक है, तो इनका जो टॉपिक है ये कोई लारावेल से रिलेटेड ही है। काइंडली आप देखिएगा और मुझे बताइएगा। वैसे तो ये स्टूडेंट्स हमारे मॉडर्न लारावेल के हैं मिस महविश, लेकिन आपका ये लारावेल ठीक का है टॉपिक है, तो जरा जी सर। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है महविश अली और मैं फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं लारावेल का। एक्चुअली में लारावेल क्या है? लारावेल फ्रेमवर्क है पीएचपी का, और लारावेल एमवीसी डिमांड करता है, एमवीसी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अब एमवीसी स्ट्रक्चर के लिए हम क्या देखते हैं कि ये तीन चीजें हैं। एम स्टैंड्स फॉर मॉडल, वी स्टैंड्स फॉर व्यू एंड सी स्टैंड्स फॉर कंट्रोल। अब मॉडल लेयर क्या होता है? ये एक्चुअली एक डाटाबेस लेयर होती है जो कि सारे डाटाबेसेस को कंट्रोल कर रही होती है हमारे प्रोजेक्ट में। जैसे हम कोर पीएचपी में सब कुछ अलग अलग बनाते हैं, लारावेल हमें सब कुछ खुद ब खुद डिजाइन करके देता है। हम सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट चीजों में इसको बस कोड डाउन कर रहे होते हैं। मॉडल लेयर अलग बना के देता है, व्यू अलग होते हैं, कंट्रोल अलग होते हैं। व्यू सारा फ्रंट एंड लेयर होता है जो कि हमारी वेबसाइट का यूआई कंट्रोल करता है सारा कुछ। और कंट्रोल होता है जो कि हम लॉजिक बिल्ड करते हैं, एक फंक्शनल लेयर लगाते हैं अपने प्रोजेक्ट को, उसको हम कहते हैं कंट्रोलर्स। ये सब कुछ हम कंट्रोलर्स के अंदर करते हैं। अब हमारा टॉपिक है आज मिडलवेयर। तो मिडलवेयर एक्चुअली क्या है? मिडलवेयर एक्चुअली हमारे लिए एक फिल्टर का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है, जो कि यूजर से रिक्वेस्ट कलेक्ट करता है और वो जाकर कंट्रोलर से पूछता है कि ये इस रिक्वेस्ट पर हमने किस तरह का रिस्पॉन्स शो कराना है। जैसे कि हम लॉगिन करते हैं अपने पास, तो जब हम लॉगिन करते हैं तो जब फेसबुक इंस्टा पे कहीं भी जाके हम अपना अकाउंट बनाते हैं, तो जब हम अपना पहले हम साइन अप करते हैं, अपना यूजर नेम बनाते हैं, पासवर्ड डालते हैं, तो वो जाके हमारे डाटाबेसेस में या उनके डाटाबेसेस में सेव हो जाता है। अब हर दफा तो नहीं हम अपना लॉगिन बनाते अलग अलग, फिर हम उसी लॉगिन के साथ उसको चला रहे होते हैं। ये एक्चुअली जो कनेक्शन है ना बिल्डिंग का, जो रिक्वेस्ट हम अपनी स्क्रीन से देते हैं वो सर्वर एंड पर जाता है और फिर वो देखता है कि इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या रिस्पॉन्स जनरेट कराना है उन्होंने। तो एक्चुअली में मिडलवेयर इस चीज को कंट्रोल कर रहा होता है। और मिडलवेयर जो है ये हम लोग एक्चुअली में यूज करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। अगर वो हमारे पास डेटाबेस में सेव नहीं है यूजर, तो वो हमें क्या देता है? इनवैलिड पासवर्ड के, ये आपका तो लॉगिन क्रिएट ही नहीं है। तो वो ये बताता है कि अगर वैलिडिटी नहीं है तो वो बताता है इनवैलिड यूजर नेम, इनवैलिड पासवर्ड। तो ये सारे काम एक्चुअली में हम मिडलवेयर से कराते हैं। अब मिडलवेयर भी बहुत तरह के होते हैं, तो हम पहले देखते हैं कि क्रिएट कैसे होते हैं मिडलवेयर हमारे पास। तो हम एक्चुअली में राउट्स के अंदर, जो हमारे पास राउट्स होते हैं, पहले हम अपना सारा स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं। तो जब मॉडल बनाते हैं तो मॉडल जाते हैं राउट्स के थ्रू, वो देखते हैं कि इनका क्या, इस वाले राउट के साथ क्या होना है। व्यू के लिए अलग राउट्स होते हैं, गेट के लिए अलग राउट्स होते हैं। तो हम डिफरेंट राउट्स को अपने पास जो है वो हम उनको कनेक्शन के लिए उनके अंदर मिडलवेयर लगाते हैं। अब जैसे कि मैं चाहती हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि अगर कोई यूजर है हमारे पास आता है कोई, तो हम चाहते हैं कि वो हमारी वेबसाइट तब तक व्यू ना करे जब तक कि वो अपना यूजर नेम पासवर्ड नहीं डाले। तो ये चीजें हम कंट्रोल करते हैं सारी मिडलवेयर में। हम बताते हैं कि अगर एडमिन है तो वो अपना यूजर नेम डालेंगे तो उनको एडमिन का डैशबोर्ड शो होगा। अगर कोई
ऐसी वेबसाइट है, कभी कभी होता है ना कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो लॉगिन के बगैर आगे अपने व्यूज नहीं दिखाती, हमें अपना यूआई नहीं दिखाती। तो ये एक्चुअली में ये सब कंट्रोल उन्होंने मिडलवेयर से किया होता है। तो मिडलवेयर की एक कमांड होती है आर्टिसन में। ये सारा पीएचपी का फ्रेमवर्क एक्चुअली आर्टिसन के साथ चल रहा होता है, आर्टिसन की कमांड्स होती है हमारे पास। ये लारावेल का स्ट्रक्चर चलाने के लिए हम अपने सिस्टम्स पे आर्टिसन डाउनलोड करते हैं, फिर आर्टिसन के थ्रू हम कमांड्स देते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये कमांड है PHP आर्टिसन मेक। तो क्या मेक करना है, हमने एक्चुअली में एक मिडलवेयर क्रिएट करना है। किस पर्पस के लिए हम ये मिडलवेयर क्रिएट कर रहे हैं? टू चेक द यूजर के यूजर का क्या रोल है, वो एडमिन है, वो वहां का मैनेजर है, वो वहां का असिस्टेंट है, कि वो वहां पे कोई एम्प्लॉय है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज असाइन कर दी जाती हैं डिफरेंट यूजर्स को। अब एडमिन को तो पूरे अपने सिस्टम का व्यू चाहिए कि मैनेजर क्या काम कर रहा है, यूजर क्या काम कर रहा है, असिस्टेंट मैनेजर्स के पास क्या काम है, लेकिन ये सारा कंट्रोल मेन एडमिन के पास होता है। तो हम यूजर्स में डिफाइन करते हैं ये एडमिन का यूजर नेम है। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो हैं वो हम डिफरेंट डिफरेंट उनको असाइन करते हैं चीजें, कि कौन कितना इस चीज के अंदर मतलब अपने प्रोजेक्ट्स को असेस कर सकता है। और एक्चुअली में हम मिडलवेयर बनाते हैं, हमारे पास एक फाइल होती है जो लारावेल हमें बाय डिफॉल्ट बना के देता है web.php के नाम से। हम सारे मिडलवेयर्स इसके अंदर यूज करते हैं, और एक्चुअली में मिडलवेयर्स हम राउट्स में डिक्लेयर करते हैं। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ मिडलवेयर्स हैं। हमारे पास 4 तरह के मिडलवेयर्स होते हैं। एक होता है ग्लोबल मिडलवेयर, ये हर तरह की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। नॉर्मली ये वाला मिडलवेयर हम यूज करते हैं जब हमने कोई लॉगिंग इन की कोई भी एग्जांपल हमने क्रिएट करनी हो, हमने कोई भी कंट्रोल करना हो लॉगिन का प्रोसेस, तो हम एक्चुअली में ग्लोबल मिडलवेयर यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास राउट मिडलवेयर। ये स्पेसिफिक राउट्स होते हैं जो कि ऑथ सिस्टम होता है हमारे पास लारावेल में। ऑथ का मतलब होता है कि हमने किस यूजर को राइट्स दिए हुए हैं कि वो इस चीज हमारे सिस्टम को लुक आफ्टर कर सकता है, या उसके अंदर एक्सेस लेकर चेक कर सकता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड। तो नॉर्मली राउट मिडलवेयर हम यूज करते हैं ऑथ सिस्टम के लिए। इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है ग्रुप मिडलवेयर। ये हम यूज करते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसको हम मल्टीपल चीजों के लिए बना सकते हैं कि एक ही टाइम पे वो लॉगिन करे और साइन अप भी कर ले, या अगर यूजर है तो वो और एडमिन दोनों के कोई स्पेसिफिक जगह पर उन दोनों को हम चाहते हैं शेयर हो जाए, तो हम ग्रुप मिडलवेयर यूज करेंगे। कस्टम हम अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। ठीक है मिस, जो बहुत आपको समझ शुक्रिया। आ रही? जी जी मिस, बहुत शुक्रिया। जी सर। जो है थैंक यू सो मच, मुझे डिबेट का टॉपिक आपने बहुत अच्छा करवाया है। तो जो है आप काइंडली जो है आप बहुत शुक्रिया, आप लेफ्ट कर दीजिए। ठीक है जो सर, है ना थैंक आपको टीम डील कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया मिस। यू। जी सर, थैंक यू। जज़ाक। जी फ्रेंड्स, तो कैसा रहा? सर खामोश हो गए हो? ये नहीं सर, एक स्टिल गो थ्रू ही था, बट ये था कि एट द एंड उन्होंने अभी पूछा ही था कि आपको समझ आई कि नहीं। प्रैक्टिकल ये था क्वेश्चन कि कभी इस मिडलवेयर के अंदर इशू आ जाए तो सबसे पहले हमें किस चीज़ को या कहाँ पे जाकर देखना चाहिए कि हम मिडलवेयर के इशू को कहाँ से डिग आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे इशू आया है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे टीचर के बारे में बताएं, टीचर ने कैसे बताया है? अच्छा इन्होंने पढ़ाया। इनका एक छोटा सा, जैसे आपका एक वे ऑफ टीचिंग है ना, और अच्छे जो टीचर होते हैं तो उनमें मतलब जैसे आप पढ़ा रहे हैं ना, दरमियान में आप उसको स्टूडेंट को अपने साथ इंगेज कर रहे होते हैं कि उसी वक्त चीजों को पूछ के ना कि यहाँ पे कुछ ये थोड़ा समझने में लैक, जहाँ तक मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। तो बाकी उनकी फ्लुएंसी भी बेहतर थी, और जो उनका एटीट्यूड था वो भी मतलब जो वॉइस और वो सब बेहतर था। ये एक दो चीजें यही छोटा इस तरह की, जैसे इंगेज करना स्टूडेंट के साथ ही, और जैसे जो चीज आप बता रही हैं, जैसे उन्होंने कहा ना कि एग्जाम्पल दे रही थी वो
कि जी कोई कुछ वेबसाइट होती हैं जहाँ पे वो दिखती नहीं है, तो वहाँ पे लॉगिन हुए बगैर आप जा नहीं सकते हैं। आप कई चीज़ ऐसी होती है ना, आप बताते हैं, आप उसका फिर दिखा भी देते हैं, यार इस तरह है। तो जब आप इस चीज़ को एग्जांपल दे रहे हैं तो फिर आप उसको थोड़ा-सा दिखाएँ भी। अब एक बंदे को नहीं पता चलेगा ना कि वो जब वो लेक्चर गुज़र गया वो तो उसको एग्जाम्पल कौन है सी तो कहाँ स्कोप है। की है। जी, जी, जी। जैसे कि इन द सिंपल वर्ड, जैसे मिस निम्रा ने ना अभी कहा है कि इन्होंने समझाया तो अच्छा है, लेकिन पीपीटी की वजह से ना बोरिंग लग रहा है। वो ऐसा होता है, कोड पढ़ने वाले जो लोग होते हैं ना, उन्हें जी, प्रेजेंटेशन वैसे ही बोरिंग लगती है। मैंने आज सही। तक प्रेजेंटेशन ना बनाई नहीं है, हाँ, नहीं तो बनाते ओवरऑल हैं। वैसे ठीक था। अगर मतलब कि इनको थोड़ा सा गाइड कर दिया जाए कि भाई आप जो है प्रैक्टिकली पढ़ाएं, पीपीटी आपने बनानी नहीं है। अच्छा, मेरी आदत है ना, जैसे मैं नोटपैड के अंदर खुद लिख लिख के समझा रहा होता हूँ। इससे क्या हो रहा होता है कि मेरे इल्म में भी इजाफा हो रहा होता है, हाँ, और दूसरा आप भी हमारे साथ-साथ कोर्स लर्न भी जो कर है रहा ना होता है, बिल्कुल ठीक लर्न बात। कर रहा होता है। हुँ, तो ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन अभी किया था आसिम ने मिडल वेयर का, तो आसिम को मैं आंसर कर देता हूँ इसका। देखो आसिम भाई, मिडल वेयर जो होती है ना, वो एक हिसाब की ना आपकी सिक्योरिटी है, बाउंड्री है, ठीक है। समझ लीजिए कि आप कहीं किसी शॉपिंग मॉल में, किसी ऑफिस में, किसी सॉफ्टवेयर उसमें जाते हैं, तो आपको विजिटिंग पास दे दिया जाता है ना आसिम। तो वो जो विजिटिंग पास है ना आसिम, वो एक्चुअली आपकी मिडल वेयर होती है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एडमिन है तो अच्छा। आपकी मिडल वेयर अलग से, जैसे कि दराज के प्रोसेस को समझते हैं आप। दराज के ऊपर जब आप काम करते हैं तो आपका एक सेलर अकाउंट होता है, एक होता है यूजर अकाउंट, ऐसे ही है ना। एक और अकाउंट होता है जिसको हम एडमिन अकाउंट बोलते हैं, ऐसे ही है ना। यूजर अकाउंट, सेलर अकाउंट, एडमिन अकाउंट। तो टेक्निकली फिर इन तीनों जी की सर। मिडल वेयर अलग से होंगी, ठीक है। अगर सेलर अकाउंट की मिडल वेयर में, अगर आपको सेलर अकाउंट की मिडल वेयर में मसला है तो आपको सेलर अकाउंट में जाना पड़ेगा, सेलर वाली मिडल वेयर में जाना पड़ेगा। एडमिन अकाउंट में मसला है तो आपको एडमिन वाली मिडल वेयर में जाना पड़ेगा। यूजर अकाउंट में मसला है तो आपको यूजर वाली मिडल वेयर में जाना पड़ेगा। समझ आया? दैट्स इट। इसमें मेरे कुछ ना लेक्चर्स भी हैं यूट्यूब पे, आप देखिएगा, आपको काफी समझ आएगा। अच्छा जी, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं जी सर। कि हमने बात की अभी, किस तरह हमारा वो नोट पैड किया, हमने बात की अभी कि अगर अगर इसकी बजाय मोंगोडीबी होती, तो मोंगोडीबी एक अनस्ट्रक्चर्ड है, अनरिलेशन है, एंड जो है ना विदाउट जो है सीक्वेंस डाटा को सेव करती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ, ये यूट्यूब की एक बुक है दोस्तों, आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, लाजमी पढ़िएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, बड़ी मजेदार किताब है। अच्छा, मिसाल के तौर पे मेरा वो कहाँ गया है माई स्केल का, ये मिसाल के तौर पे अभी मैंने अब डिस्क्रिप्शन का डाला था खाली, है ना। जी सर। अब हो क्या रहा है कि इसने डिस्क्रिप्शन की जगह खाली रखी है। अगर ये मोंगोडीबी या नो माइस्क्यूएल डेटाबेस होती तो वो डिस्क्रिप्शन की जगह खाली ना रखती। समझ रहे हैं आपको? मोंगोडीबी में डाटा एपीआई की फॉर्म में, जेसन की फॉर्म में सेव हो रहा होता है, ठीक है। मोंगोडीबी में डाटा जेसन की फॉर्म में सेव हो रहा होता है, जिसको आम अल्फाज में बेसन भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि लिस्ट ऑफ नो माइस्क्यूएल डेटाबेसेस, ठीक है। मैं लिखता हूं अगर नो माइस्क्यूएल डेटाबेस, तो नो माई एसक्यूएल डेटाबेस, देखिए दुनिया में ना सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो डेटाबेस है वो माई एसक्यूएल है, ठीक है। एसक्यूएल है बेसिकली। और जितनी भी बाकी डेटाबेसेस है ना, जैसे एक्सेस आ गई और एक्ल आ गई, जितनी भी डेटाबेसेस है वो बेसिकली माई एसक्यूएल के अंडर आती हैं, सॉरी, वो एसक्यूएल के एसक्यूएल। अंडर आती हैं, ठीक है। दैट्स वाई इतनी बड़ी कैटेगरी होने की की वजह से मोंगोडीबी को नो माइस्क्यूएल का डाटा का नाम दिया गया। क्यों? कि भाई ये एक्सक्यूएल की कैटेगरी के अंदर नहीं आती, इसमें आपको क्यूरीज नहीं लगानी पड़ती, ठीक है। अब अगर मैं नो माइस्क्यूएल डेटाबेस लिस्ट दिखाऊं ना अगर आपको, तो ये देखो, अगर मैं नो माइस्क्यूएल रहा हूं लेकिन आ माइस्क्यूएल नहीं है, देख रहे हैं, हाउ टू शो लिस्ट ऑफ ऑल डेटाबेसेस इन माइस्क्यूएल, हालांकि मैंने तो नो माइस्क्यूएल मांगा है, ठीक है ना। ऐसे ही है ना। यहां से अंदाजा कर लें कि इसका स्कोप, इसका यूज कितना है, ठीक है। अगर मैं अब ये चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ नो माइस्क्यूएल डेटाबेस की लिस्ट में, तो इसकी लिस्ट कोई ज्यादा लंबी नहीं है। इफ यू आर नॉट यूजिंग अ लिस्ट ऑफ, लो जी, नो माइस्क्यूएल डेटाबेस कैन यू गिव मी लिस्ट ऑफ माइस्क्यूएल डेटाबेस, लेट्स सी, लिख दी जेसन बेस, ठीक है। जेसन बेस डेटाबेसेस में
फायरबेस आ जाती है, ठीक है, और ये रिथिंक आ जाती है, और काउच डीबी आ जाती है, और मोंगोडीबी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर बाकी आपको दिखाऊं तो बाकी तो काफी सारी डेटाबेसेस आपको, ग्राफ एसक्यूएल है, मल्टी मॉडल डेटाबेसेस आएंगे आपको, सारी की सारी काफी सारी नजर आ जाएंगी। लेकिन इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली वो डेटाबेस जो कि मायस्क्यूएल की एसक्यूएल की कैटेगरी से बाहर आती है, दैट इज मोंगोडीबी, ठीक है। और एक और है फायरबेस। ये दोनों डेटाबेसेस ऐसी डेटाबेसेस हैं जो कि दोनों डेटाबेसेस ऐसे डेटाबेसेस हैं जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं नो एसक्यूएल की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अब बेसिकली मोंगोडीबी काम क्या करता है, मिसाल ले लीजिए, ये मेरी एक वेबसाइट है, ये एप्लीकेशन है जो कि रिएक्ट की एप्लीकेशन है। ये मेरी है रिएक्ट की एप्लीकेशन, समथिंग लाइक दिस वन, ठीक है। अगर मैं इसे कनेक्ट करना चाहता हूं अपनी डेटाबेस के पास साथ, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरी डेटाबेस से डाटा मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन के ऊपर शो हो जाए, ठीक है, तो मुझे फिर यहाँ पर एक मीडियम की जरूरत पड़ती है दोस्तों, ठीक है। वो मीडियम क्या होता है, मैं यहाँ पर वो डेटाबेस जो भी हो सकती है, वो मोंगोडीबी आप समझ लीजिए कि मोंगोडीबी एक डेटाबेस है, वैसे माइस्क्यूएल भी इस्तेमाल कर सकते हैं रिएक्ट के साथ। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर एक मीडियम की जरूरत है, ठीक है। दिस मीडियम इज बैकएंड डेवलपमेंट लैंग्वेज। अब यहाँ पर सवाल पैदा हो जाता है, भाई बैकएंड डेवलपमेंट की लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है भाई, ठीक है। तो बैकएंड डेवलपमेंट की लैंग्वेजेस में मल्टीपल चीजें आ जाती हैं, जैसे कि लारावेल एक बैकएंड डेवलपमेंट की लैंग्वेज है, पीएचपी बैकएंड डेवलपमेंट की लैंग्वेज है, डॉट नेट बैकएंड डेवलपमेंट की लैंग्वेज है, रूबी और रूबी ऑन रेल बैकएंड डेवलपमेंट की लैंग्वेज है, और नॉट जेएस बैकएंड डेवलपमेंट की लैंग्वेज है, ठीक है, एंड एक्सप्रेस जेएस बैकएंड डेवलपमेंट की लैंग्वेज है। अब अगर मोंगोडीबी को रिएक्ट के साथ कनेक्ट करना है तो रिकमेंडेड क्या है भाई, ये तो सारा कुछ आ गया। अब हो क्या रहा है, क्योंकि जो मोंगोडीबी है दैट इज जेसन बेस्ड डेटाबेस, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जेसन बेस्ड डेटाबेस में मोंगोडीबी आती है, और इस मोंगोडीबी के अंदर जो डाटा आता है इसको बेसिकली बेसन कहा जाता है, बेसन या बेसन, ठीक है। अब ये बेसन क्या बुलाया, बेसिकली मोंगोडीबी में डाटा बाइनरी डाटा की फॉर्म में सेव हो रहा होता है। बाइनरी समझते हैं आप, 0 1 0 1, ये रट्टे वाली बातें हो जाती हैं थोड़ी सी, लेकिन जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। अब हुआ यूं कि जो जेसन की फील्ड है ये तो जावास्क्रिप्ट की फील्ड है, तो फिर समझ आई कि भाई जो मेरी लारावेल है वो तो जावास्क्रिप्ट के साथ ज्यादा फ्रूटेबल नहीं है। मतलब फ्रूटेबल से मुराद ये है कि अगर रिएक्ट के साथ हमें जावास्क्रिप्ट यूज करने की ऑप्शन मिल रही है, फिर हम किसी दूसरी लैंग्वेज में अपना सर क्यों कपाएं। लारावेल है, पीएचपी है, डॉट नेट है, रूबी ऑन रेल्स है, दैट्स वाई इन तीनों को इंडस्ट्री रिजेक्ट कर देती है अगर आपने बैकएंड पे रिएक्ट के लारावेल, अगर आपने रिएक्ट के ऊपर कोई बैकएंड करना है तो इन तीनों को इंडस्ट्री रिएक्ट करती है और इनको सेकंड प्रायोरिटी रखती है, और फर्स्ट प्रायोरिटी नोड जेएस को दे दी जाती है। समझ आया दोस्तों, नोड जेएस को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी जाती है। अब यहाँ पर सवाल आ जाता है कि भाई नोड जेएस को जो फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि नोड जेएस जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क है जो कि बैकएंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अब जावास्क्रिप्ट का बैकएंड डेवलपमेंट के लिए फ्रेमवर्क तो इस्तेमाल हो गया नोड.जेएस, लेकिन इसको मजीद आसान बनाने के लिए नोड.जेएस का एक बेबी फ्रेमवर्क आ गया जिसको एक्सप्रेस जेएस कहा जाता है, और ये एक्सप्रेस जेएस इस्तेमाल होता है नोड.जेएस के मजीद बैकएंड को हैंडल करने के लिए। समझ आया दोस्तों, दैट्स वाई मोंगोडीबी और रिएक्ट जेएस के दरमियान जो कनेक्शन का काम करता है वो कनेक्शन नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस करता है, ठीक है। और डेटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है, और रिएक्ट जो है वो आपके फ्रंट एंड के ऊपर डाटा को शो करवाता है। अब हम क्या करेंगे, हम जो एपीआईज बनाएंगे दोस्तों, ऑफिशियल जो हमने भी सीखना वन स्टैक में, वो जो हम एपीआईज बनाएंगे दोस्तों, वो एपीआईज हम रिएक्ट के अंदर हम फेच करेंगे
और नोड एंड एक्सप्रेस के अंदर हम कॉल करेंगे। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं डाटाबेस की, तो हम जो यहाँ पर इस डाटा एपीआई के अंदर जो डाटाबेस से डाटा लेके आएंगे वो हम थ्रू नोड जेएस लेकर आएंगे। समझ आया दोस्तों? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बिल्कुल बेसिक लेवल है, अभी मैं कोई प्रैक्टिकल पे नहीं लेकर गया हूं मैं आपको। समझ आया आसिम भाई? समझ आया? जी बिल्कुल सर, समझ आ गया मुझे। सर एक ये क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या ये भी रिलेशनल्स की तरह उसी तरह काम नहीं करेगी नहीं 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 जैसे नहीं आपने नहीं, पहले स्टार्टिंग में ये बताया? अनस्ट्रक्चर है। हम इसको मोंगोडीबी है ना, अनस्ट्रक्चर है, हम इसको जिस तरफ लेके जाना चाहिए उस तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, वैसे तो मैं मोंगोडीबी आपको रिकमेंड नहीं करता कि इसको एज अ रिलेशन चलाओ, लेकिन बात बात मजबूरी बन जाती है, हम रिलेशन बनाना चाहें इसमें तो बना सकते हैं, तो इसमें मसला नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया। और क्लियर क्या सर, जब हम माई एसक्यूएल इसी रिएक्ट के प्रोजेक्ट के साथ जोड़ना चाह रहे हैं सीक्वल है? को, तो फिर हम इसी एक्सप्रेस जेएस की मदद से कर सकते हम हैं, जोड़ सकते हैं सर? जोड़ सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि MySQL PHP बेस्ड है। समझ आया? ठीक हो गया। और रिकमेंडेड सर नहीं है, अगर लेकिन एसक्यूएल जोड़ सर्वर सकते हैं। अगर प्रॉपर करें फिर एसक्यूएल भी सर्वर फिर को? भी रिकमेंडेड नहीं है, फिर भी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, ऑप्शन है। ठीक हो गया सर। इश्यूज क्या आते हैं, किस लेवल तक के आते हैं नहीं, अगर हम जोड़ दें तो? देखो रिकमेंडेड इश्यूज तो नहीं आते बिल्कुल भी, जाहिर सी बात है, अगर जोड़ने की ऑप्शन है तो कोई इशू तो नहीं होगा। इंडस्ट्री ने तो फिर सारी चीजें टेस्ट करके, इंडस्ट्री अगर आपको एक गाड़ी दे दी है और उसको बता दिया है कि टॉप स्पीड 150 या 200 है, तो उसको हम लेके जा सकते हैं 150 या 200 पे, ऐसी है ना, इंडस्ट्री ने हमें दे दी है तो ठीक हो गया। रिकमेंड कर सकते मसला कोई नहीं आता। लेकिन क्योंकि जावास्क्रिप्ट की फैमिली लैंग्वेज, रिएक्ट की फैमिली लैंग्वेज नोड जेएस है, और नोड मोंगोडीबी जो है वो जेसन के ऊपर बेस्ड है, और जेसन की फैमिली लैंग्वेज भी जावास्क्रिप्ट है, और नोड जेएस की फैमिली लैंग्वेज भी जावास्क्रिप्ट है, तो ये एक दूसरे के साथ रियल टाइम में ज्यादा अच्छा काम कर लेते हैं। लेकिन इसकी बनिस्बत एक एक बंदे का खानदान ही अलग है और दूसरे का खानदान अलग है, तो वो जोड़ेंगे कैसे उसको? कहीं ना कहीं तो मसला आएगा। तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमें इंडस्ट्री ने जेसन मोंगोडीबी को रिकमेंड किया है कि भाई नोड के साथ इस्तेमाल करो, अदरवाइज कोई ऐसा मसला नहीं है, जिसके साथ मर्जी कर सकते। सर इनके टाइम ऑफ रिट्रीवल में जैसे माई एसक्यूएल है और ये जेसन मोंगोडीबी है, कुछ इनमें फर्क पड़ता है क्या सर? बिल्कुल फर्क है, अच्छा खासा फर्क है। यही तो एक सबसे बड़ा फर्क है। मोंगोडीबी रियल टाइम काम करती है, जबकि माई एसक्यूएल को थोड़े टाइम की जरूरत होती है अपने आप को अपडेट करने के लिए। ठीक सर। तो ये थोड़ा अच्छा, सा फर्क तो है। एक छोटा सा एक क्वेश्चन और सर, एक दिन मैं इसका पढ़ रहा था, इसमें इसमें एक लिखा हुआ था कि डॉक्यूमेंट बेस्ड है, क्या बिल्कुल ये? ऐसे ही है, ये 100% ठीक है। ये डॉक्यूमेंट बेस्ड है, मतलब कि आपका जो डाटा सेव हो रहा होता है ना, वो पीछे जी जी। कहीं ना कहीं फाइलों के अंदर सेव हो रहा होता है। वो माई एसक्यूएल की तरह टेबल्स एंड रोज में नहीं सेव हो रहा होता, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में सेव हो रहा होता है। ओके ठीक है, ओके सर, अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, कल आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं करना, डाउनलोड करके रखना है। डाउनलोड करना है आप लोगों ने मोंगोडीबी, यहाँ पर ऐसे क्लिक किया, मोंगोडीबी का कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड करना है। मैंने अपने सिस्टम में अनइंस्टॉल कर लिया था, लेकिन मुझे ना डाउनलोड करना है याद नहीं रहा। आप लोगों ने यहाँ पर मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर ठीक। लिख रहा हूँ योर टास्क, इंस्टॉल नहीं करना। ठीक है, मैं आपको इंस्टॉलेशन का तरीका बताऊंगा। डाउनलोड मोंगोडीबी कम्युनिटी, ये ऑलमोस्ट कुछ 500-600 MB का होगा। ठीक है, तो आपने ये डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, आपने डाउनलोड कैसे करना है कि यहाँ पर आके उसका करंट वेरिएंट पकड़ा, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पकड़ा, MSI पकड़ा, और यहाँ पर से इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग पे लग जाएगा। ठीक है, 700 MB का हो गया अब ये इसका जो नया वेरिएंट आया है। ठीक है, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये 2 से 3 GB के ऊपर जाएगा। दूसरा, आपने गूगल पर जाना है और लिखना है मोंगोडीबी पावर शेल। दूसरा, आपने मोंगोडीबी पावर शेल डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड पावर शेल। ओके,
ये अपने ग्रुप में पेस्ट कर लीजिएगा। इन दोनों को आपने डाउनलोड कर लेना है, लेकिन इंस्टॉल नहीं करना है। इंस्टॉल मैं आपको खुद करवाऊंगा। क्लियर है? कम्युनिटी सर्वर सर। ठीक है, कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड करना है और पावर शेल डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल में आपको खुद करवाऊंगा। मेरा टिकटॉक पे अकाउंट है, मुझे फॉलो लाजमी कर लीजिएगा। मैं चाह रहा हूँ कि हम टिकटॉक पे थोड़ी सी कम्युनिटी बनाएं, ताकि कोई ऐसी कैंपेन या कोई ऐसी ग्रुप या बना लिया जाए जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको जो है ना काफ़ी सारी डेवलपमेंट में हेल्प की ज़रूरत होती है, तो हम उस हेल्प को यहाँ पर शो करें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही मेरी वेबसाइट अपनी भी आ जाएगी, जल्दी अंडर मेंटेनेंस में गई हुई है, वो भी टीम काम कर रही है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स? सर एक छोटा सा वो आपको बात करनी है आपसे सर। जी जी, 1 सेकेंड, मैं एक दफ़ा रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ ताकि जो है